Hello students and all the viewers, welcome to my Dental Inside YouTube channel. आज की वीडियो के अंदर जैसे आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा, आज हमने इंसुलिन एंड अदर ग्लूकोज लोअरिंग ड्रग्स को स्टार्ट करना है। ये फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 24 है और एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के अंदर इंसुलिन की ड्रग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ग्लूकोज की लोअरिंग में हेल्प करती हैं। अच्छा, ये सारी ड्रग्स लिखी हुई है, आपकी जो नाम है ना, ये सारी ड्रग्स है, ठीक है। बट इन ड्रग्स को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, सही है, कि डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 क्या होती है। उसके बाद हम इंसुलिन की ड्रग्स के ऊपर आएंगे। डायबिटीज़ में बेसिकली क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन होती है ये एक, ठीक है। और इंसुलिन जो होती है वो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया, तो इंसुलिन सिक्रीट होती है और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के लेवल को कम करना। बट डायबिटीज़ के अंदर ये नहीं हो रहा होता और हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट होती है। तो लिपिनकॉड के अंदर पहले ये आपकी ये नीचे दी हुई हैं जहाँ से इंसुलिन स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले डायबिटीज़ का पार्ट है। ये तो मैं डायबिटीज़ के पार्ट को नोट से स्टार्ट करता हूँ, फिर हम लोग इसके बाद इंसुलिन को पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे मैंने डायबिटीज़ की बात की, डायबिटीज़ एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। अब ये हाइपरग्लाइसीमिया दो वजह से होता है, टाइप 1 या टाइप 2। ये डायबिटीज़ की दो टाइप्स हैं, टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 के अंदर ये होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी कैसे हो जाती है कि जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है पैनक्रियाटिक बीटा सेल से, वो उनकी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और सेकंड के अंदर ये होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो जाती है। इंसुलिन क्या हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है टूवर्ड्स द पेरिफेरल जो टिश्यूज वगैरह होते हैं वहाँ पे, और उसके साथ साथ बीटा सेल पर आहिस्ता आहिस्ता डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 के दरमियान डिफरेंस ये है कि टाइप 1 ऑटो इम्यून होता है और टाइप 2 हमारे पास मोस्ट कॉमन होता है। टाइप 1 के अंदर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स की, और टाइप 2 के अंदर क्या होता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो जाती है। इंसुलिन होती तो है बट उसकी रेजिस्टेंट हो जाती है टूवर्ड द टिश्यूज और रिसेप्टर्स, और उसके बाद हमारे पास जो बीटा सेल्स होते हैं उनकी डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसके अंदर इंसुलिन डेफिशिएंट होती है, जबकि टाइप 2 के अंदर इंसुलिन होती है। टाइप 1 हमारे पास मोस्टली चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट वगैरह में होती है। उसके अलावा इसका जो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, कीटो एसिडोसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि फिर कीटोन बॉडीज बनने शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, तो वो क्या करता है, कीटोन बॉडीज और लिपिड्स वगैरह को मेटाबोलाइज करते हुए कीटोन बॉडीज वगैरह बननी शुरू हो जाती है, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होना शुरू हो जाता है। और उसके लिए हमें बाहर से इंसुलिन या दूसरी सेमी सिंथेटिक ड्रग लेनी होती है जो इंसुलिन के एनालॉग होते हैं, ठीक है। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 के अंदर हमारे पास क्या हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है। इसका मोस्ट कॉमन इफेक्ट है कि टाइप 2 के अंदर जहाँ पे भी आएगा तो वहाँ पे ओबेसिटी होगी। उसके अलावा इसके आखिर में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, HSS हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा एक और तरह की डायबिटीज़ होती है जिसमें कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर ये होता है, ये बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान होती है, ठीक है। और इससे आगे जाकर डायबिटीज़ टाइप 2 का जो होता है वो खतरा होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास पूरा डायबिटीज़ क्या है कि डायबिटीज़ हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 होती है। अगर बुक के ऊपर जाओ तो बुक में भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं, उन्होंने टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस बताया हुआ है कि टाइप 1 के अंदर क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है। टाइप 1 मैंने एज बताई कि एज जो होगी वो बेसिकली टाइप 1 की चाइल्डहुड या प्यूबर्टी में होगी, और टाइप 2 जो होगी मोर कॉमनली 35 अबव होती है, ठीक है। बाकी मैंने ये बताया कि टाइप 1 के अंदर जो होगा वो टाइप 2 जो होगी वो ओबेसिटी होना शुरू हो जाएगी। टाइप 1 के अंदर हमारे पास अंडर नरिश होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन ही नहीं होगी ना, ठीक है। टाइप 2 के अंदर होती है बट वो उसके रिसेप्टर सही से काम नहीं करते। फिर हमने ये बात कर ली और सारी चीज़ें वही लिखी हुई, एक दफ़ा इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। अच्छा, इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है इंसुलिन डायबिटीज़ की, क्लासिक ट्रायड होता है। क्लासिक ट्रायड का मतलब है 3 चीज़ें हो होंगी पेनिसिलिन वाले पे, वो इंसुलिन जो डायबिटीज़ का पेशेंट होगा उसके अंदर, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेगिया। पेशेंट आपके पास आएगा पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया, उसकी ये 3 कंडीशंस होंगी, तो सीधा सीधा आपके पास क्या है, डायबिटीज़ है उसको। पॉलीयूरिया का मतलब है यूरिन ज़्यादा आएगा, पॉलीडिप्सिया का मतलब है जो है वो थर्स्ट प्यास ज़्यादा लगेगी, और पॉलीफेगिया का मतलब है कि भूख ज़्यादा लगेगी। उसके अलावा दूसरे फीचर्स हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है, टाइप 1 के अंदर होता है, फटीग, रिकरेंट इन्फेक्शन, ब्लड विजन, ये हमारे पास अदर फीचर्स हैं, जबकि क्लासिक ट्रायड के अंदर ये 3 आ जाते हैं। अच्छा, एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन मैंने बताई, टाइप 1 की होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और टाइप 2 की होती है HSS हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। इट्स सीन इन टाइप 1, सीन इन टाइप 2 ड्यू टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, मैंने बात की कीटोसिस और एसिडोसिस वगैरह हो जाएगा। और जो इसके अंदर भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है HSS के अंदर, बट ये कीटोसिस नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है।
अच्छा, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमारे पास क्या होगा भाई, हाइपरग्लाइसीमिया बहुत प्रोलॉन्ग अगर हो गया तो हमारे पास कुछ एंड प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाते हैं, सॉर्बिटोल्स और एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट, जिन्हें AGES कहते हैं, और सॉर्बिटोल की एक्यूमुलेशन होनी चाहिए। अगर वो माइक्रोवेस्कुलर होगी, माइक्रोवेस्कुलर होगी तो रेटिनोपैथी हो सकती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है। अगर आइस में हो गई तो रेटिनोपैथी, नेफ्रॉन में हो गई तो नेफ्रोपैथी, न्यूरॉन में हो गई तो न्यूरोपैथी। अगर मैक्रोवेस्कुलर की बात करूँ तो MI हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो सकती है। अदर की बात करें तो फुट अल्सर बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। उसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बात की ना, ये डायबिटीज़ की बात की, बट हमने डायबिटीज़ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। मैंने तो डायबिटीज़ थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, डायबिटीज़ क्या होती है, मतलब डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैंने बस थोड़ा सा चंक बता दिए। अब हम बात करते हैं इंसुलिन। हमें असल चीज़ पढ़नी है, इंसुलिन को पढ़ना है, और इंसुलिन की जो ड्रग्स हैं, जो एनालॉग वगैरह हैं, अगर इंसुलिन हमारे पास नहीं बन रही तो हम और कौन कौन सी उसके खिलाफ ड्रग्स देंगे, हमने उनको डिस्कस करना है। अच्छा, अब मैं बुक के ऊपर लेके अगर चलूँ तो बुक में यहाँ से हमारे पास इंसुलिन एंड इट्स एनालॉग शुरू हो रहे हैं। शुरू में थोड़ा सा इन्होंने इंसुलिन के बारे में बताया है कि इंसुलिन हमारे पास क्या क्या होती है। सी पेप्टाइड की बात यहाँ पे की हुई है इन्होंने, ठीक है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो इंसुलिन हमारे पास 51 अमाइनो एसिड का एक पेप्टाइड होता है, मीन्स ये एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो तरह की चेन होती है, अल्फा A चेन होती है और एक B चेन होती है, और ये आपस में लिंक होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। और सी पेप्टाइड, अगर हमारे पास बॉडी के अंदर इंसुलिन सिक्रीट हो रही होगी, इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही होगी, तो उसका जो मार्कर होता है बॉडी के अंदर वो होता है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड इज अ मार्कर फॉर एंडोजीनस इंसुलिन प्रोडक्शन, तो ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इंसुलिन की रेगुलेशन बताई हुई है कि इंसुलिन किस तरीके से रेगुलेट होती है। प्राइमरी स्टिमुलस क्या होता है भाई इंसुलिन का, कि प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो इंसुलिन सिक्रीट होगा, प्लाज्मा ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। तो ये होता ये है कि ग्लूकोज एंटर होता है पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स में, गिलेट टू ट्रांसपोर्टर्स, और मेटाबॉलिज्म होता है ATP टू ADP रेशियो जो होता है वो बढ़ता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, इंसुलिन का रिलीज हो जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो हमारे सेल्स हैं उनमें हमारे पास होता है एक पंप, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम ATP चैनल। उसमें क्या होता है, वो हाई ATP जो होती है ना, जब ATP का लेवल हाई होता है, ATP मैंने बात की ना, ATP का लेवल हाई है, ग्लूकोज ज़्यादा है, तो इस वजह से जो पोटेशियम ATP चैनल से वो क्लोज हो जाते हैं। जब ये चैनल्स क्लोज होते हैं तो हमारे पास क्या होती है, डीपोलराइजेशन होती है। जब डीपोलराइजेशन होती है तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। जब वो ओपन होते हैं तो कैल्शियम का इफ्लक्स होता है, और इंसुलिन का जो होता है वो एक्सोसाइटोसिस होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द पेनक्रियाटिक बीटा सेल। मीन्स ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा था, ATP ज़्यादा था, तो हमारे पास पोटेशियम ATP चैनल बंद हो गए। जब वो बंद हो गए तो डीपोलराइजेशन हुई, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, और हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ और इंसुलिन का एक्सोसाइटोसिस हुआ। तो यहाँ पे आपको इंसुलिन की सिक्रीशन, आई थिंक ये जो आपको पूरा दिखाया हुआ है ना, ये सारा भाई लिखा कि कैल्शियम चैनल, इंट्रासेलुलर कैल्शियम चैनल ज़्यादा हुआ, इंसुलिन का एक्सोसाइटोसिस हुआ, ये पूरी चीज़ें आपकी वही लिखी हुई हैं, तो इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बताया है कि इंसुलिन की प्रिपरेशन कैसे होती है, इसको हमने इसके ड्यूरेशन से डिफाइन करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग होती है, कुछ रैपिड और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, कुछ शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, कुछ इंटरमीडिएट एक्टिंग होती हैं, और कुछ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती हैं। बुक के अंदर आते हैं तो बुक के अंदर भी इंसुलिन की प्रिपरेशन के बारे में बताया है कि ये हमारे पास कुछ रैपिड एक्टिंग और वेरी शॉर्ट एक्टिंग, कुछ इंटरमीडिएट एक्टिंग, कुछ लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, या रैपिड या वेरी शॉर्ट एक्टिंग। इसके अंदर जो हमारे पास ड्रग्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन ग्लूडिसिन एंड इंसुलिन एस्पार्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास वेरी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के अंदर आती हैं। वेरी शॉर्ट एक्टिंग का मतलब ये है कि इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम होता है, मीन्स 3 to 4 साल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है सिर्फ, और इनका जो ऑनसेट होता है लेकिन वो बहुत जल्दी होता है। वो कितना होता है, 15 मिनट के अंदर ये अपना काम करना शुरू कर देती है, और इसका जो पीक टाइम होता है वो होता है 1 आवर्स, ठीक है। और जैसे अगर बुक में देखो तो ये बुक के अंदर एक ग्राफ बना हुआ है बहुत प्यारा सा, कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, ये हो गया बड़ा, देखो ये हमारे पास दिखाया है कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट एंड ड्यूरेशन एक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन और उसके एनालॉग्स। अगर ये आपको पर्पल कलर में लाइन नजर आ रही है तो ये हमारे पास वेरी शॉर्ट एक्टिंग है, जिसमें हमारे पास इंसुलिन ग्लूडिसिन और इंसुलिन एस्पार्ट दिखाई हुई है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी है भाई, वेरी शॉर्ट एक्टिंग। इनका देखो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, अराउंड 3 to 4 साल है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास वेरी शॉर्ट एक्टिंग। उसके बाद आती है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर सिर्फ एक इंसुलिन आती है, उसका नाम है रेगुलर इंसुलिन, जिसका दूसरा नाम होता है, इसको हम इमरजेंसी हाइपरग्लाइसेमिक भी कहते हैं, और ये ओनली इंसुलिन है जिसको हम IV यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका होता है 5 to 7 आवर्स,
और इसके अलावा इसका जो ऑनसेट होता है कितनी जल्दी ये काम करना शुरू करती है, 30 to 60 मिनट के अंदर करती है, और इसका पीक टाइम जो होता है वो 2 to 4 आवर्स होता है। तो अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखें तो ये आपको जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है ये है रेगुलर इंसुलिन, जिसका ऑनसेट होता है, जो ड्यूरेशन होता है 5 से 7 आवर्स। उसके बाद जो हमारे पास है वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के अंदर भी एक ही आती है जिसमें हमारे पास होती है NPH। NPH मीन्स न्यूट्रल प्रोटामाइन हेडोम। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो होता है 12 से 18 घंटे, और इसका जो पीक टाइम होता है वो होता है 6 से 12 घंटे, और इसका जो ऑनसेट होता है वो होता है 2 से 4 घंटे, और इसको हम दिन में 2 दफ़ा देते हैं। तो 12 से 18 घंटे ये आपको नज़र आ रही है येलो कलर के अंदर, ये हमारे पास है कौन सी, NPH इंसुलिन, ठीक है, 12 से 18 घंटे वाली। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमारे पास आती है इंसुलिन ग्लार्जिन आती है, इंसुलिन डेटिमर आती है। इनको जो हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है हमारे पास 48 आवर्स तक होता है, 18 to 42 आवर्स तक होता है इनका, यानी कि 2 दिन तक। और ये जो डिपेंड करता है बेजल कंट्रोल के ऊपर, इसको हम दिन में 1 दफ़ा देते हैं। इनमें क्या आ जाती है, इंसुलिन ग्लार्जिन आती है, इंसुलिन डेटिमर आती है, और इंसुलिन डेल्यूटेक आती है जो अल्ट्रा लॉन्ग होती है। तो ऑन द ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंसुलिन को हमने 4 में डिवाइड किया है, रैपिड या वेरी शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। वेरी शॉर्ट में 3 आती है, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन ग्लूरिसिन और इंसुलिन एस्पार्ट। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आती है एक ही रेगुलर इंसुलिन। इंटरमीडिएट के अंदर आती है NPH, और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आती है इंसुलिन ग्लार्जिन, इंसुलिन डेटिमर और इंसुलिन डेल्यूटेक। अच्छा, अब अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें इंसुलिन की, जैसे इंसुलिन तो हमने दे दी, बट इंसुलिन का एडवर्स इफेक्ट क्या होगा कि इंसुलिन हमारे पास काम क्या है, इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया करवा रही है। तो अगर बहुत ज़्यादा हो गया हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज का हाइपरग्लाइसीमिया को कम कर रही है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया करा रही है। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये हाइपोग्लाइसीमिया, इसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, बंदा फेंट होना शुरू हो जाएगा, सही है, उसको टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाएगा, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और स्वेटिंग एंड कन्फ्यूजन। तो ये सारे के सारे आपके जो 4-5 तरह के एडवर्स इफेक्ट है ना, ये हर किसी के अंदर कॉमन है। एक्सेप्ट वेट गेन की बात करूँ तो वो 2 ड्रग्स नहीं करवाती, जिनमें मेटफॉर्मिन और इनक्रेटिन मिमेटिक। अगर हम आगे देखेंगे ना तो ये सारी की सारी ड्रग्स हैं, ये आपके पास ये ड्रग्स हैं, ये सारी आपकी ड्रग्स हैं। इसके अंदर जो मेटफॉर्मिन है, अभी मैं अगले पार्ट के अंदर पढ़ाऊँगा, मेटफॉर्मिन और इनक्रेटिन मिमेटिक, ये हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया है वो नहीं कराती, ये उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ये याद रखनी है बात। बाकी सारी ड्रग्स करवाती हैं, तो हर किसी के एडवर्स इफेक्ट में यही चीज़ें लिख देना 3-4, तो आपको उसी के नंबर मिल जाएंगे। टीचर को ये बता देना, हर किसी का अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, ये शुक्र है, सही है। तो बस ये यहाँ तक ये था कि हमने डायबिटीज़ को पढ़ ली, हमने इंसुलिन के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बेसिस पर उसको क्लासिफिकेशन पढ़ ली, हमने इंसुलिन की थोड़ी सी टाइप्स देखनी कि इंसुलिन क्या होती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट, और हमारा ये जो इतना बड़ा चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है इंसुलिन का, तो ये हमारा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो आज हमने इसको यहाँ तक कवर कर लिया है। अगर कोई बुक से पढ़ना चाहते तो वो पढ़ ले, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैंने करवा दी, जैसे ये आपका चार्ट ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था,